हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विद केके में। आज हम लोग इस क्लास में बिहार बोर्ड नाइन्थ क्लास इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 के एमसीक्यू करेंगे, जिसमें चैप्टर का नाम है बिहार के गांव की कहानी। इसमें इस गांव के द्वारा उत्पादन से संबंधित और उसके साधन को समझाया गया है। तो उससे जो भी एमसीक्यू आपके एग्जाम में बनेंगे या फिर पूछे गए हैं, उस प्रश्न को भी इसमें शामिल किया गया है। तो चलिए आज का पहले प्रश्न को हम देखते हैं क्या है। यह हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पूंजी है? तो पूंजी घर के बाहर पड़ा पत्थर कोई पूंजी नहीं होता। किसान का हल, बिना व्यवहार में लाई जाने वाली मशीन। अगर कोई मशीन उसको किसी काम ले ही नहीं सकते हैं तो वह भी पूंजी नहीं होगा। यानी कुल मिलाकर जिससे हम उत्पादन नहीं करते या फिर जिससे हमको किसी प्रकार सा फायदा नहीं होता तो वह पूंजी नहीं है। फटा हुआ वस्त्र भी कोई काम का नहीं है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, किसान का हल। किसान का हल काम आ सकता है जुताई में। तो इस प्रकार से किसान का हल एक पूंजी है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 2। इससे पहले प्रश्न में इसके अलावा आपको क्या याद रखना है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पूंजी किसे कहते हैं, तो जो वस्तु उत्पादन में प्रयुक्त होती है यानी सहायता करती है उसे हम पूंजी कहते हैं। किसान का हल खेती में उपयोगी होता है, खेत की जुताई में के समय उसका उपयोग होता है, तो इसलिए यह एक पूंजी है। दूसरा प्रश्न है, जो व्यवसाय में जोखिम का वहन करता है उसे क्या कहते हैं? यानी जो रिस्क लेता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम साहसी या उद्यमी के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, साहसी या उद्यमी। ठीक है, इसके अलावे आपको क्या याद रखना है। अगर प्रश्न ऐसा पूछ दिया जाए कि साहसी या उद्यमी किसे कहते हैं, तो उद्यमी या साहसी उसे कहते हैं जो उत्पादन के सभी साधनों को संगठित करता है और लाभ या हानि का जोखिम लेता है, तो उसे हम साहसी या उद्यमी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, इनमें से कौन श्रम के अंतर्गत आने वाली है? मतलब इनमें से क्या है जो श्रम है? तो नौकर द्वारा बच्चों की देखभाल या सेवा करना, पैसे के लिए फुटबॉल खेलना, वकील का कार्य। तो वह सभी श्रम के अंतर्गत आता है जिससे व्यक्ति को उसको उस श्रम के बदले कुछ पैसा दिया जाए या आय, उसे आप कहते हैं इनकम, तो उसे हम श्रम कहते हैं। तो बताइए, नौकर जब देखभाल करता है बच्चे की तो उसका वह पैसा चार्ज करता होगा, उसको एक आमदनी मिलता है। पैसे के लिए कोई फुटबॉलर खेलता है, कोई लीग होता है, जैसे फुटबॉल हो या फिर क्रिकेट ही हो, आईपीएल होता है, तो उसमें पैसे के लिए लोग खेलते हैं, तो वह उनका आमदनी हो गया, तो वह उनका श्रम है। वकील अपना कार्य करता है, किस लिए? पैसे के लिए, तो यह भी श्रम है। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन डी सभी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 4 नंबर। बाकी अगर सब्जेक्टिव में प्रश्न बने कि श्रम किसे कहते हैं, तो जो भी कार्य आय के उद्देश्य से किया जाए यानी कमाने के उद्देश्य से आपको उसमें कुछ इनकम हो तो उसे हम श्रम कहते हैं। श्रम हो सकता है कि मानसिक हो या शारीरिक हो। जैसे एक शिक्षक पढ़ाता है तो वह कैसा काम करता है? वह मानसिक श्रम करता है। अगर कोई मजदूर कहीं मजदूरी करता है तो वह शारीरिक श्रम करता है। तो यह श्रम के प्रकार हैं, लेकिन उसका उद्देश्य एक ही होता है, आय कमाना। पूंजीगत वस्तुएं इनमें से कौन सी है? तभी हमने बताया कि जो वस्तु हम उपयोग में ले सकते हैं, मशीनें उपयोग में लेते हैं, हल भी, ट्रैक्टर भी। तो इसका आंसर ऑप्शन
डी सभी हो जाएगा। बाकी पूंजीगत वस्तु में किसे कहते हैं वह हम बता चुके हैं कि वह सभी वस्तु जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। चल पूंजी इनमें से कौन है बताइए, चल पूंजी क्या है? बीज, कोयला, कच्चा माल, इनमें से क्या होगा? तो चल पूंजी इनमें से सभी हो जाएगा। अब देखिए चल पूंजी किसे कहते हैं? तो चल पूंजी वह पूंजी होती है जो एक बार प्रयोग में आने पर समाप्त हो जाती है, जैसे बीज, खाद, कच्चा माल इत्यादि। तो यह सब एक बार आप सब यूज कर लिए तो उसी बीज को वापस आप यूज नहीं कर सकते हैं। तो जिसको एक बार में उपयोग करने से वह समाप्त हो जाए उसे हम चल पूंजी कहते हैं। अब इसके उदाहरण आपको यह सब याद रखना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में उदाहरण ही पूछा जाता है। उत्पादन पूंजी निम्नलिखित में से कौन सा है? उत्पादन पूंजी यानी कि उत्पादन में उपयोग होता है तो मशीन, औजार, हल, यह सभी उपयोग होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सभी। तो सभी वस्तुएं जो उत्पादन में बार बार प्रयोग की जाती है उसे उत्पादन पूंजी कहते हैं। पूंजी किसे कहते हैं? तो जिसका हम उपयोग कर सकते हैं उसे पूंजी कहते हैं। उत्पादन के कितने साधन हैं? तो देखिए उत्पादन के तो बिहार बोर्ड की अगर आप बुक पढ़ते हैं तो आपको 5 साधन उसमें दिया गया है, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में 4 साधन ही दिया गया है। तो इस तरीके से अगर आप बिहार बोर्ड के बच्चे हैं तो आप इसका आंसर सी लगाएंगे, अन्यथा इसका आंसर 4 होगा। तो यह आप पे डिपेंड करता है कि आप किस बुक से पढ़ाई किए हैं। आगे चलते हैं। देखिए यह बिहार बोर्ड का ही है, क्योंकि एनसीईआरटी में पहला चैप्टर पालमपुर की कहानी है, इसमें बिहार के एक गांव की कहानी है, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा 5। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और उद्यम, ये 5 साधन हैं। उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो नई वस्तु का सृजन करना। और क्या ऑप्शन है? उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का नाश करना, लाभदायक होना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्पाद का अर्थ या उत्पादन का अर्थ नई वस्तुओं का सृजन करना, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 1 मिनट, क्या है? उत्पादन नहीं पूछा गया है, उत्पाद पूछा गया है। उत्पाद का अर्थ क्या है? तो उत्पाद का अर्थ क्या होता है? तो उत्पाद का अर्थ हो जाएगा उपयोगिता का सृजन करना, यानी कोई वस्तु उत्पादन हो गया तो उसको अगर हम उपयोग कर लेते हैं तो उसको उत्पाद कहते हैं। ठीक है, तो देखिए उत्पादन का अर्थ केवल नई वस्तु बनाना ही नहीं बल्कि वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ाना भी होता है। तो यह दोनों अर्थ होता है, ठीक ना? तो यह आप दोनों याद रखिएगा। बाकी अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि उत्पादन का अर्थ क्या हो तो उपयोगिता का सृजन करना। उत्पाद का अर्थ क्या हो तो उत्पाद का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना। दोनों का आंसर एक ही है, कुछ तो कन्फ्यूजन हो रहा है। नई वस्तुओं का सृजन करना, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। तो इसका आंसर बी होगा, क्योंकि उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता का सृजन करना, ना कि नई वस्तुओं को निर्माण करना, ठीक ना? आगे चलते हैं। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या है? तो उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या होता है? तो श्रम, संगठन, साहसी, यह तीनों मानवीय संसाधन है और मानव खुद एक सक्रिय संसाधन है। लेकिन इसमें निष्क्रिय संसाधन पूछा गया है जो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाए, तो यह भूमि होता है। भूमि निष्क्रिय साधन है। आइए देखते हैं कि निष्क्रिय साधन किसे कहते हैं। तो भूमि होता है, इसके अलावे आप पहाड़, पर्वत कुछ भी मान सकते हैं। भूमि स्वयं कार्य नहीं कर सकती, श्रमिक इसका उपयोग करते हैं, इसलिए इसे निष्क्रिय साधन कहते हैं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सा है? तो अभी हम बता चुके हैं, इसका आंसर सभी हो जाएगा, क्योंकि यह सभी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है। 11 नंबर प्रश्न है, इनमें से भूमि की विशेषता कौन है?
तो भूमि की विशेषता है कि वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, इसमें गतिशीलता का अभाव है, उसमें समान उर्वरता है। तो देखिए, वह मनुष्य निर्मित तो नहीं है, नहीं उसमें समान उर्वरता है, कहीं ज़्यादा उर्वरता है तो कहीं कम है, कहीं भूमि बंजर भी होती है। तो भूमि की विशेषता क्या है? तो भूमि की विशेषता यह है कि उसमें गतिशीलता का अभाव है, यानी कि भूमि गति नहीं कर सकती, एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती। तो इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वह नाशवान है, ऐसा भी है लेकिन बहुत कम। भूमि स्थिर रहती है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जा सकता, यही उसकी विशेषता है। अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब क्या होता है? तो अर्थशास्त्र में भूमि का मतलब सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध निःशुल्क वस्तु, यानी जो हमें फ्री में मुफ्त में मिला हो, उसे हम भूमि कहते हैं। बाकी भूमि से अक्सर मन में ख्याल आता है कि जमीन को भूमि कहते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र में वह सभी वस्तु जो हमें मुफ्त में मिली है, जैसे नदी, पहाड़, जल, हवा, यह सभी भूमि हो जाएगा। तो देखिए क्या क्या हमें मुफ्त में मिला है। मिट्टी, जंगल, जल, खनिज, जलवायु इत्यादि जो भी प्रकृति ने हमको दिया है तो वह भूमि है। 13 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन उत्पादक है? उत्पादक यानी जो वस्तुओं को बनाता है। तो उत्पादक कौन हो जाएगा? भिखारी कोई उत्पादन नहीं करता है, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा, बढ़ई। तो बढ़ई एक उत्पादक है जो फर्नीचर बनाते हैं। इसके अलावा देखिए, ठग कोई उत्पादन नहीं करता, ठग तो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। शराबी भी कोई उत्पादक नहीं है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बढ़ई। बढ़ई जो व्यक्ति वस्तु या सेवा के उत्पादन में भाग लेता है उसे हम उत्पादक कहते हैं। जैसे बढ़ई, तो बढ़ई कोई भी फर्नीचर बनाने का काम करते हैं, जिसको हम आम जीवन में उपयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 14 नंबर, भूमि उत्पादन का साधन है। तो यह निष्क्रिय साधन है, हम बता चुके हैं, क्योंकि भूमि खुद कार्य नहीं करती तो उसे निष्क्रिय साधन कहते हैं। सक्रिय साधन का उदाहरण अगर पूछा जाए तो मनुष्य हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर, भूमि की विशेषता कौन है? तो भूमि की विशेषता हम बता चुके हैं कि इसमें गतिशीलता का अभाव है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उत्पादन का साधन है, तो उत्पादन का साधन 5 है, उनमें से इनमें से कौन सा दिख रहा है बताइए? तो इसका एक आंसर मिल रहा है, श्रम। इसके अलावा भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यम है, साहस है, तो यह सब उत्पादन के साधन है। इनमें से कौन उत्पादन का साधन नहीं है? तो नहीं है तो कौन नहीं है? तो संगठन तो है, उद्यम भी है, पूंजी भी है, लेकिन उपभोग उत्पादन का साधन नहीं, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, कौन अचल पूंजी है? चल पूंजी के बारे में हम क्या बताए थे? तो चल पूंजी के बारे में जो बताए थे उसके ठीक विपरीत होता है अचल पूंजी। तो अचल पूंजी का इनमें से उदाहरण बताइए। कारखाने का भवन, कोयला, पेट्रोल, कच्चा माल। तो चल पूंजी में हमने बताया था कि जिसको हम एक बार उपयोग कर लिए तो उसको बार बार उपयोग नहीं कर सकते हैं। कोयला को अगर एक बार हमने जला दिया तो वह समाप्त हो जाएगा, पेट्रोल को जला दिया तो वह समाप्त हो जाएगा, कच्चा माल को अगर यूज कर लिए तो वह फिर वापस नहीं मिल सकता है, उसी को हम दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कारखाने या भवन को हम रोज उसी में रहते हैं या फिर उसी में काम करते हैं, तो इसको बार बार रोज रोज हम उपयोग कर रहे हैं, तो जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उसे हम अचल पूंजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, भारत में कृषि की नवीनतम पद्धति कब आई? यानी भारत तो कृषि प्रधान देश है, लेकिन यहाँ पर बहुत कृषि में सुधार की जरूरत था, इसलिए 1966-67 में हरित क्रांति आया। क्या आया? हरित क्रांति। कभी कभी एग्जाम में प्रश्न ऐसे भी बनता है कि हरित क्रांति किस दशक में आया?
तो यह दशक क्या है, तो दशक भी आप याद रखिएगा, यह 1960 के दशक था। 1960 के दशक में 1966 से 67 के बीच में हरित क्रांति आया। हरित क्रांति नवीन कृषि पद्धति से संबंधित है। इसमें उन्नत बीज उपयोग किया गया। क्या क्या हुआ, तो उन्नत बीज और भी जैसे सिंचाई वगैरह पर जोर दिया गया। अब इससे हरित क्रांति से क्या हुआ कि गेहूं फसल का भी नाम पूछा जाता है कि किस फसल को ज़्यादा फायदा हुआ, तो गेहूं और चावल, यह दोनों को बहुत फायदा हुआ। अब क्षेत्र की बात किया जाए तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब हरियाणा, इसके अलावे जो पंजाब या हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा, कौन सा हिस्सा, तो पश्चिमी हिस्सा भी इससे अच्छा खासा प्रभावित हुआ था, यानी वहाँ पे कृषि का प्रसार हुआ था। आगे चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पे। देखिए इसमें दिया गया है कि हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसमें तकनीक और उन्नत बीजों का प्रयोग किया गया था। और उन्नत बीज जो लाए गए थे वह मैक्सिको से लाए गए थे। मैक्सिको एक देश है। 20 नंबर प्रश्न, हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा, अभी हमने बता दिया है, पंजाब और हरियाणा और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी हिस्सा। ठीक है, तो यह भी आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, भूमि के अंतर्गत आता है तो हल, कारखाना, जंगल, कुदाल। तो जो हमें मुफ्त में मिला तो मुफ्त में क्या मिलता है, जंगल, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। जो हमें मुफ्त में मिला है इसका मतलब यह नहीं कि जंगल एकदम फ्री है, अभी वर्तमान में आप जंगल में कुछ कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। लेकिन भूमि का मतलब वह होता है जो हम भगवान या प्रकृति ने हमें मुफ्त में दिया है, ठीक ना, तो उसका आंसर जंगल ही हो जाएगा। बाकी आप हल खरीदने जाइए पैसा लगेगा, कारखाना में पैसा लगता है, कुदाल लीजिए तो पैसा लगेगा। मानसिक श्रम के अंतर्गत आता है तो मजदूरी करना तो मानसिक श्रम नहीं हुआ। औरतों द्वारा रोपनी करना यह भी एक प्रकार का मजदूरी हो गया। वकील द्वारा कचहरी में बहस करना, तो वकील अगर बहस कर रहा है तो वह मानसिक श्रम कर रहा है, यानी कि दिमाग का उपयोग कर रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर शिक्षक से भी पूछा जाए कि शिक्षक क्या करते हैं, तो शिक्षक मानसिक श्रम करते हैं। कार्यशील पूंजी के अंतर्गत कौन आते हैं, तो श्रम, मशीन या मकान को। तो कार्यशील पूंजी के अंतर्गत श्रम को रखा जाता है, यानी मजदूरी कार्यशील पूंजी है, मानव एक कार्यशील पूंजी है। एक मिनट, कार्यशील पूंजी के अंतर्गत पूछा गया है, तो पूंजी किसे कहते हैं, तो जिसको हम उपयोग में ले सकते हैं। तो उपयोग में तो सभी को ले सकते हैं, लेकिन कार्यशील पूंजी आप याद रखिएगा मुद्रा को कहते हैं। यह थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। मुद्रा यानी मनी को उपयोग लगातार किया जाता है, इसीलिए इसको कार्यशील पूंजी कहते हैं, क्योंकि मुद्रा के द्वारा मतलब इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र चल ही नहीं सकता है। अर्थव्यवस्था बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते हैं कि पैसा के बिना भी जीवन हो सकता है। गोपालपुर गांव की कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत कृषि पर आधारित थी, जो इसमें गांव की कहानी दिया गया उसकी बात पूछा जा रहा है। तो लगभग कितना था, तो इसके बारे में आप बताइए। तो लगभग 75% इसका आंसर दिया गया है। 75% लोग मतलब कृषि पर आधारित थे। और भारत में भी कुछ ऐसा ही हाल है, ज़्यादातर लोग कृषि पर ही आधारित है। 25 नंबर प्रश्न है, भूमि का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो भूमि का ऊपरी सतह, खनिज संपदा, जंगल, पहाड़ सभी से है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, उत्पादन के साधन में कौन महत्वपूर्ण है। तो महत्वपूर्ण तो इसमें बहुत है, लेकिन इन सब में चारों ऑप्शन में से कौन है, तो चारों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण श्रम है। श्रम ही इसका आंसर होना चाहिए। बाकी इसको चेक कर लेते हैं। तो इसका आंसर पूंजी दिया गया है। पूंजी सभी साधनों को गतिशील बनाती है और उत्पादन के लिए आवश्यक संसाधन उपयोग करती है। तो इसका आंसर हम जो सोचे थे वह नहीं निकला। इसका आंसर क्या होगा, पूंजी, ऑप्शन सी होगा।
तो इस तरीके से आपसे भी मिस्टेक हो सकता है, तो थोड़ा इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन कार्यशील पूंजी है? तो कार्यशील पूंजी अभी हम बता चुके थे पीछे, जिसको हम बार बार उपयोग करते हैं। बताइए क्या उपयोग होता है बार बार? तो कार्यशील पूंजी, इसका क्या आंसर दिया गया है चेक कर लेते हैं। हल बैल तो अब उपयोग नहीं होता है, ट्रैक्टर तो उपयोग होता है, और खाद बीज भी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर खाद बीज हो जाएगा, क्योंकि इसको बार बार उपयोग करते हैं, ठीक ना। ट्रैक्टर को तो एक बार जैसे खरीद लिया तो ठीक है, उसका बहुत दिन तक जरूरत नहीं पड़ता है। तो खाद बीज एक बार प्रयोग में आते हैं, इसलिए इन्हें कार्यशील पूंजी कहा जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न है, पूंजी उत्पादन का कैसा साधन है? तो पूंजी खुद से काम तो नहीं कर सकता है, तो पूंजी सक्रिय साधन हो जाएगा। नहीं है, सॉरी, निष्क्रिय हो जाएगा ना इसका आंसर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, निष्क्रिय। 29 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन चल पूंजी है? चल या अचल पूंजी, दो चीज हम बताए थे। अचल पूंजी जिसको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, और चल पूंजी जिसमें हम एक बार ही प्रयोग कर सकते हैं। तो खाद बीज को एक बार प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखिए, इस प्रश्न में अगर आपको कन्फ्यूजन बन रहा है तो इसको आप ध्यान से देख सकते हैं। कार्यशील पूंजी जिसको हम एक बार प्रयोग करना है, ठीक ना, एक बार ही प्रयोग करना है। हमने बोल दिया था बार बार, लेकिन नहीं, इसमें एक बार प्रयोग होगा। अब जस्ट यही कार्यशील पूंजी ही क्या होता है? तो कार्यशील पूंजी को ही चल पूंजी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। कार्यशील मतलब जो एक बार प्रयोग हो गया, और चल पूंजी मतलब भी जो एक बार प्रयोग हो गया। तो खाद बीज, ठीक है। आगे चलते हैं, माल्थस का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो माल्थस का सिद्धांत जनसंख्या से संबंधित है। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। माल्थस ने क्या कहा था कि जनसंख्या वृद्धि खाद्य उत्पादन की तुलना में तेज होती है। जैसे में जितना खाद्यान्न उत्पादन होता है, उससे अधिक वृद्धि किसका होता है? तो जनसंख्या का होता है। यही इनका कथन था। उत्पादन का साधन बताइए, तो श्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है, साधन नहीं है तो उपभोग है। यह सब हम प्रश्न करवा चुके हैं, यह भी प्रश्न करवा दिए हैं। यह भी प्रश्न हो चुका है कि उसे हम साहसी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर 35 नंबर प्रश्न है, और लास्ट प्रश्न है यह पहला चैप्टर का। इनमें से कौन श्रम के अंतर्गत आता है? तो सिनेमा आप देखते हैं तो उसके बदले में आपको पैसा मिलता है? नहीं, श्रम जिसमें हमको आमदनी मिले, पैसा मिले। तो शिक्षक अगर पढ़ाते हैं तो उसको उनको पैसा मिलता है। छात्र द्वारा मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलना, इससे भी पैसा नहीं मिलता है। आनंद के लिए आप संगीत सुनते हैं तो इससे भी पैसा नहीं मिलता है। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप अगर इसको वीडियो को देख लिए पूरा, तो आप अपना कमेंट बॉक्स में स्कोर बताइएगा कि आप 35 में से कितना प्रश्न सही किए हैं। और साथ ही साथ अगर आपको इसमें नहीं मालूम हो रहा है या फिर नहीं जानते हैं, पहली बार डायरेक्ट एकदम MCQ के रूप में ही पढ़ रहे हैं, प्रश्न या किताब से नहीं पढ़े हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब प्रश्न आपको एग्जाम में भी देखने के लिए मिलेगा, और आगे चलकर आपको 10th क्लास में भी ऐसा बहुत मदद देने वाला है। तो ठीक है, यह सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में।